गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर 8 बैंकिंग एवं कराधान पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें व्यक्ति अपना पैसा बैंक में जमा करता है और उसे ब्याज प्राप्त होता है। आज हम कराधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सरकारें जो होती है वह आपका जो विकास का कार्य होता है, जन कल्याण का जो कार्य होता है, उसके लिए उसको पैसे का आवश्यकता होता है, जो कि वह जनता से टैक्स के रूप में लेता है। ठीक है। सरकार के विकास कार्य जैसे कि सड़कें, बिजली, ठीक है, आपका सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, और आसपास जो भी आपको सुविधा मिलता है, सड़कें, बिजली, नाली, पानी जो आपके घर में आता है, तो ऐसे बहुत से जन कल्याण के कार्य हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को पैसा का आवश्यकता पड़ता है। तो वो पैसा गवर्नमेंट जनता से ही प्राप्त करके हमारे विकास कार्यों में लगाता है। लेकिन सरकार को यह पैसा प्राप्त कहां से होता है? यह पैसा सरकार को प्राप्त आप इनकम टैक्स से होता है, ठीक है, आपके आयकर से होता है, आपके जो सर्विस जो देते हैं उससे प्राप्त होता है, आप जो वस्तु बेचते हैं, ठीक है, उससे प्राप्त होता है। तो सरकार को धन प्राप्त के 3 सोर्स हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आयकर, इनकम टैक्स, कोई सरकारी जॉब में है, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, यदि उसका पेमेंट एक निश्चित सीमा से अधिक हो तब उसे एक टैक्स देना पड़ता है। सेवा कर, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स के अंतर्गत आपका जैसे कि फिल्मी जगत हो गया, सिनेमा, आप कोई पिक्चर जब रिलीज होता है तो आप क्या करते हैं, सिनेमा घरों में जाकर देखते हैं। तो हम पैसा सिनेमा वाले को देते हैं और सिनेमा वाले पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स प्राप्त होता है। तीसरा हो गया आपका सेल टैक्स, बिक्री कर। आप दुकान से कुछ भी सामान खरीदते हैं, ये सब जो टैक्स हैं यह प्रत्यक्ष तौर पर भी लिया जाता है और अप्रत्यक्ष तौर पर भी लिया जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट, आप डायरेक्ट किसी चीज का पेमेंट करते हैं तो आपका क्या होगा, प्रत्यक्ष कर होगा। इनडायरेक्ट के तौर पर हम देखेंगे, जैसे कि सभी सामान खरीदते हैं, आप साबुन खरीद रहे हैं, ठीक है, आप दुकान में जाकर कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं, आप मॉल में जा रहे हैं, तो आपको प्रत्येक सामान के पीछे जब बिल बनता है तो एक लास्ट में आपको टैक्स का एक अमाउंट भी आपको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यह पैसा सरकार को जाता है। तो इस सब पैसे का उपयोग गवर्नमेंट जो है जन कल्याण कार्य के लिए करती है। तो हमने जन कल्याण कार्य और जो सरकार को जो टैक्स किस रूप में प्राप्त होता है उसे हमने पढ़ लिया। लेकिन इसका भी एक सीमा होता है कि कोई व्यक्ति कितना टैक्स देगा और कितना टैक्स नहीं देगा, या किसे कितना छूट प्राप्त होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि गवर्नमेंट किस पर छूट देता है और टैक्स की जो दर होती है वह किस प्रकार होती है। यह मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। माना माना किसी व्यक्ति का जो वार्षिक आय है, ठीक है, किसी व्यक्ति की वार्षिक आय आपका 15 लाख रुपए है, ठीक है। तो सरकार जो है इस 15 लाख रुपए पर टैक्स, पूरे 15 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लेती है। इस 15 लाख रुपए में से यदि हम इसे तोड़ें तो मान के चलिए सरकार अलग अलग टैक्स लेती है। जैसे कि
इसे मैं लिखता हूं 2 लाख रुपए प्लस आपका, चलो 0 से 2 लाख प्लस 2 से 5 लाख प्लस 5 से 10 लाख प्लस 10 से 15 लाख। या एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, एक निश्चित सीमा, ये न्यूनतम जो राशि है उस पर एक छूट प्रदान करता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी आय कम है तो उससे गवर्नमेंट आयकर जो है टैक्स नहीं लेती है, ठीक है, क्योंकि वह कमाई कम रहा है तो टैक्स क्या देगा गवर्नमेंट को। तो एक निश्चित सीमा तक गवर्नमेंट क्या करती है, छूट प्रदान करती है। 0 से 20 लाख तक 0% हमें क्या लगता है, टैक्स लगता है, और 2 लाख से 5 लाख तक हमें मान के चलिए 10% टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख की जो राशि होती है उस पर आपको यदि टैक्स लगता है 20%, और 10 से 15 लाख पर आपको टैक्स लगेगा 30%। तो आपका जो इस पर जो टैक्स नहीं लगता है, 0 से 2 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है, तब आपके पास कितना रुपए बचा, 15 लाख में से 2 लाख हम माइनस कर देंगे। मतलब अब हम जो कर योग्य जो राशि है, कर योग्य राशि, वो आपको कितना मिलेगा, 15 में से 2 लाख हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो कर योग्य राशि कितना है आपका, 13 लाख रुपए पर ही हम टैक्स देते हैं। लेकिन इस 13 लाख पर भी हम अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग प्रतिशत पर हम टैक्स देते हैं। इस पर तो हमने कोई टैक्स दिया नहीं। 2 से 5 लाख के मध्य, 2 से 5 लाख के मध्य कितना हुआ आपका, ये 3 लाख का 10%, 10% मतलब 10/100, प्लस 5 से 10 लाख के मध्य कितनी राशि है, 5 लाख है, तो 5 लाख का 20% मतलब 20/100, और 10 लाख से 15 लाख के मध्य राशि कितना है, 5 लाख है, तो इस 5 लाख का 30% मतलब 30/100। इस प्रकार हमें टैक्स हम देंगे, ठीक है। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका 30 प्लस 5 और 20 का गुणा करेंगे तो होगा आपका 100, 5 और 30 से जब गुणा करेंगे तो आएगा आपका 150/100। ओके, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 30, 100, 130 और 150 हुआ आपका 280/100। इसे जब हम भाग देंगे तो आएगा 2.8, ये होगा आपका लाख। तो इस कोई व्यक्ति यदि 15 लाख रुपए कमा रहा है, उसे शुरुआत के 2 लाख पर कोई टैक्स लगेगा नहीं, और जो बचा हुआ 13 लाख जो था इस पर जो टैक्स लगेगा वो आपका 2,80,000 रुपए उसे टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति यदि 15 लाख कमाता है तो 2,80,000 रुपए वह टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देता है। लेकिन गवर्नमेंट आपको जो आप टैक्स दे रहे हैं, इस टैक्स की बचत करने के लिए आपको कुछ सुविधाएं देती है, या कुछ ऑप्शन, कुछ विकल्प आपको प्रदान करते हैं। जैसे आपको एक है LIC प्रदान कराती है, ठीक है, और दूसरा है आपका LIC के पश्चात आप यदि दान कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी आप जो आश्रम है, बाल महिला वृद्धाश्रम हो गया, बाल आश्रम हो गया, या कहीं भी आप दान कर रहे हैं, कुछ संस्थान हो गई, तो वहां यदि आप दान करते हैं या आप अपना जीवन बीमा कराते हैं, और ऐसे ही 2-3 बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जिस पर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आपको यह जो कर योग्य जो राशि है आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह राशि कम होने पर आप अंत में जो
पैसे देने पड़ते हैं वह भी आपका ये टैक्स जो है कम हो जाता है। तो ये सब छूट गवर्नमेंट आपको प्रदान कराती है। तो अब हम प्रश्न की तरफ चलेंगे और संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम प्रश्नोली का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नोली 2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, आपको दिया है प्रश्न में, वित्तीय वर्ष है 2013 और 14 में एक शासकीय कर्मचारी का जो वार्षिक आय है आपका 4,10,000 रुपए है। वह क्या करता है, भविष्य निधि में आपका 4,000 रुपए प्रति माह जमा करता है। LIC के रूप में वह 24,000 रुपए जमा करता है सालाना, और राष्ट्रीय बचत पत्र में आपका वार्षिक तौर पर वह 25,000 रुपए जमा करता है। ठीक है, तो ये आपका उसका जमा किया गया राशि है। यह जमा इसलिए करता है क्योंकि इस राशि पर उसे टैक्स, इतनी राशि पर उसे टैक्स ना देना पड़े। फिर क्या करता है वह, प्रधानमंत्री राहत कोष में वह आपका 20,000 रुपए जमा करता है, और वृद्धाश्रम में वह आपका 12,000 रुपए जमा करता है। प्रधानमंत्री राहत कोष में जो जमा करता है 20,000 रुपए, उस पर उसे 100% टैक्स फ्री रहता है, और आपका वृद्धा आश्रम में जो जमा करता है राशि, वह उस पर 50% टैक्स फ्री रहता है और 50% उसका टैक्स लगता है। टोटल बचत आपका कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपए तक ही आपको बचत पर छूट मिलेगा, या 1 लाख रुपए तक की बचत पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद की जो राशि है उस पर आपको टैक्स लगेगा। किस राशि पर कितना कितना टैक्स देना पड़ता है आपको दिया गया है। 2 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 2 से 5 लाख तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, और 5 से 10 लाख पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट में है शिक्षा उपकर 1%। उपकर का मतलब है टैक्स पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, उसे हम उपकर कहते हैं। यह आपको 1% लगता है, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर आपका है 2% है। ये आपका 2% है, और ये आपका 1% है। ठीक है, हमें दे आयकर टोटल टैक्स आपको कितना देना पड़ा ये फाइंड करना है। तो हल कर लेते हैं हम। हल दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शासकीय कर्मचारी का वार्षिक वेतन। शासकीय कर्मचारी का वार्षिक वेतन, ठीक है, लिखिएगा 4,10,000 रुपए। ओके, अब हम क्या करेंगे, जितना भी हम जो दान करते हैं उसे हम पहले लिख लेते हैं। दान दान की गई राशि, ठीक है। पहला है आपका प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना दान कर रही है, ये कितना दान कर रहा है, ये 20,000 रुपए का दान है। और दूसरा है आपका वृद्धा आश्रम में आपका है 12,000 रुपए दान कर रही है, लेकिन उसका 50% ही टैक्स फ्री है। तो हम क्या करेंगे, 12,000 का 50% निकालेंगे। 12,000 गुणा 50/100, 0 ये 0 कट गया, आपका आया 12×5 = 60, और ये 2 जीरो का 2 जीरो, आपको 6,000 रुपए पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 6,000 रुपए आपको छूट मिलेगा। ठीक है, तो कुल दान की राशि, कुल दान की गई राशि क्या है आपका
20,000 रुपए प्लस 6,000 रुपए, 20 और 6 हुआ आपका 26,000 रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, कुल कर योग्य राशि क्या है आपका, 4,10,000 में से 26,000 माइनस करेंगे, 4,10,000 में से 26,000 माइनस करेंगे, आपको कितना प्राप्त होगा, शून्य से शून्य गया जीरो, जीरो से जीरो गया जीरो, इस जीरो से ये जीरो गया जीरो, आपका 10 में से 6 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे, सॉरी जीरो में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 10 होगा, 10 में से 6 गया आपका आया 4, यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक हासिल लेंगे, क्या होगा आपका 10 होगा, 10 में से आपका 2 गया आएगा 8, और यहाँ पास आपका बचेगा 3,84,000 रुपए पर आपको आपके यह कर योग्य राशि है। अब हम क्या करते हैं, जमा की गई राशि को निकाल लेते हैं। कुल जमा, या आपको रुपए में रहेगा, कुल जमा की गई राशि निकाल लेते हैं हम। भविष्य निधि पर 4,000 रुपए प्रति माह, भविष्य निधि ये है आपका 4,000 रुपए प्रति माह। तो ये हम लिखेंगे 4,000 गुणा 12, 12 चौक 48, 48,000 रुपए भविष्य निधि में जमा करेगा। और आपका जो है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, आप लिखिएगा LIC में वो जमा करता है 24,000 रुपए, और राष्ट्रीय बचत पत्र में इस पर वो जमा करेगा 25,000 रुपए। तो देखिएगा कुल वह इतना रुपए जमा कर रहा है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। कुल जमा की गई, कुल जमा की गई राशि कितना निकलेगा आपका, 48,000 प्लस 24,000 प्लस आपका है 25,000। जीरो जीरो जीरो, सभी में 3-3 जीरो है, तो हम 3 जीरो लगा देंगे। 8, 8 4 12, 12 5 आपका 17, 17 का 7, हासिल आई 1, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 97,000 रुपए वह जमा करता है। छूट आपको कितना तक है, आपको 1 लाख रुपए तक का आपका छूट है। 97,000 रुपए उससे कम है, मतलब आपको 1 लाख रुपए का आपको क्या मिलेगा, छूट यहाँ पर आपको मिलता है। ओके, यहाँ पर हम निकालेंगे, छूट आपको मिलता है 1 लाख रुपए का। यहाँ पर हमारा कितना जमा किया गया राशि है, 97,000 रुपए राशि है, तो आपको इतनी राशि पर ही क्या मिलेगा, आपको छूट मिलेगा। ठीक है, तो कर योग्य राशि क्या मिलेगा आपको, कितना कर योग्य राशि था आपका, 3,84,000 रुपए में से 97,000 रुपए हम माइनस करेंगे, हमें प्राप्त होगा
शून्य का शून्य, ये जीरो का जीरो, ये जीरो का आपको जीरो आएगा, ठीक है। 4 में से 7 जाएगा नहीं, 14 में से 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 7। 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, हासिल लिख लेंगे। 17 में से 9 घटाएंगे तो आपका आएगा 8, और यह आपको बचेगा यहाँ पर 2। तो 2,80,87,000 रुपए पर ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कर योग्य राशि है। अब इस कर योग्य राशि पर अब हम जाएंगे तीसरे स्टेज पर, बचत के नीचे आपका राशि और उपकर। टोटल राशि है 2,87,000 रुपए, आपका कर योग्य राशि है, जिस पर 2 लाख रुपए पर आपको क्या देना पड़ रहा है, टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो अब हम लिखेंगे दिए गए आयकर के अनुसार क्या है, 2,87,000 माइनस 2 लाख, ठीक है। 2,87,000 माइनस 2 लाख तक का आपको कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 लाख रुपए तक 0% टैक्स, और 2,87,000 माइनस 2 लाख पर कितना परसेंट टैक्स है आपका, 10% टैक्स है, 10/100, ठीक है। कितना मिलेगा आपको, 87,000 पर ही आपको लगेगा 10% टैक्स लगेगा, मतलब 10/100। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये जीरो, ये जीरो, ये और ये कर गए, आपको क्या मिला, 8,700 रुपए पर ही आपको क्या लगेगा, टैक्स लग रहा है। अब इस टैक्स पर आपको क्या लग रहा है, चौथे स्टेप में एक उपकर भी लग रहा है, टैक्स पर भी टैक्स लग रहा है शिक्षा के लिए, ताकि शिक्षा का स्तर क्या हो सके, बढ़ सके, और सरकारी स्कूल का जो संचालन होता है वह इसी टैक्स के रूप में ही होता है। तो अब हम लिखेंगे कुल शिक्षा उपकर बराबर 2% और 1%, 2 + 1% मतलब 3%, ठीक है। तो शिक्षा उपकर क्या रहेगा आपका, शिक्षा उपकर इस राशि का जो है 8,700 का 3% मतलब 8,700 का 3/100, 0 ये 0 कटेगा, क्या मिलेगा आपको, 7 × 21 का 1, हासिल है 2, 8 दूनी 16, 8 × 24 और 2 26, 261 रुपए आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स रूप में देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको जो टैक्स निकला है आपका 261 रुपए, ठीक है, शिक्षा उपकर, और यहां पर जो आपका टैक्स निकला दिए गए आयकर के अनुसार, आयकर मतलब आय मतलब इनकम, कर मतलब टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स के ऊपर आपको मतलब टोटल इनकम के ऊपर टैक्स आपको होगा 8,700 रुपए। तो कुल आयकर क्या मिलेगा आपको, 8,000 मतलब कुल आयकर आपको देना पड़ेगा 8,700 प्लस 261, 1 का 1, 6 का 6, 7 और 2 9, 8 का 8, 8,961 रुपए आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। आपका आय था 4,10,000 रुपए आपका आय था, जिस पर आपने दान के रूप में 26,000 रुपए आपको छूट मिल गया, ठीक है। तब आयकर आपका क्या हुआ, 3,84,000 रुपए आपका आयकर हुआ। लेकिन इसके बाद भी आपने क्या किया,
भविष्य निधि में आपका कुछ यहाँ पास आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, LIC में, इस रूप में आपने क्या किया, जमा के रूप में पैसा बचत किया, तो टोटल आपने 97,000 रुपए आपने जमा के रूप में बचत को किया, प्राप्त किया। उसके बाद फिर आपको कितना मिलता है, इस अमाउंट से फिर हम जमा की गई राशि को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2,87,000 रुपए पर ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद भी लेकिन लास्ट में हमें क्या दे दिया गया है, एक सीमा दे दिया गया है कि 2 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2,87,000 रुपए में से 2 लाख को माइनस कर देंगे तो आपको कितना आएगा, 87,000 रुपए आएगा, जो कि 2 लाख और 5 लाख के मध्य में है। तो हम क्या करेंगे, इस पर हमें टैक्स लगेगा 10%, हमें क्या लगेगा, टैक्स लगेगा 10%, हमारा निकला 8,700 रुपए। अब इस टैक्स पर भी हमें क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, उपकर कहते हैं, जो कि हमारा 3% है। ओके, इसका 3% हमने निकाला, 261 रुपए हुआ, तो हमें टोटल टैक्स 8,961 रुपए प्राप्त हुआ। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखा है। आपका जो बचे हुए जो प्रश्न है लगभग इसी प्रकार ही आपके बनेंगे। सभी में एक आपको वेतन दे दिया जाएगा, दान की गई राशि को आपको माइनस करना है और जमा की गई राशि को आप माइनस करेंगे। उसके बाद एक सीमा का जो आपको छूट दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स का मान निकालेंगे। लास्ट में आप टैक्स का भी आप टैक्स निकालकर टोटल टैक्स निकालेंगे। धन्यवाद।